अर्ज़ शुमाल की तारीख़ शुरू ही से दिलचस्प रही है। ये खित्ता कई सालों तक अग़ियार के ज़ीरे नगीर रहा तो कई सालों तक इसको तख्ते मश्क बनाया गया, जिसकी वजह से वक्तन फ़वक्तन इसकी जोग्राफियाई हुदूद में तब्दीलियाँ रोनुमा होती रही, जिसके बाइस ये इलाक़ा कई नामों से भी मशहूर हो गया। ये खित्ता फलकबोस पहाड़ों के दामन में वाक़े कई खूबसूरत वादियों पर मुश्तमिल रहा है, जिसकी वजह से उन वादियों तक बाहर के लोगों की रसाई बहुत ही मुश्किल होती थी। इसलिए चंद सौ साल कबल ही अर्ज़ शुमाल यागिस्तान के नाम से मशहूर रहा। ताज बरतानिया के ज़माने में जब लोग खुसूसन बरतानवी फ़ौज कश्मीर के रास्ते बल्तिस्तान और गिलगित आना चाहते थे तो इन्हें बताया जाता था कि कश्मीर से आगे यागिस्तान शुरू होता है और ये इलाका बहुत ही पुरखतर है, क्योंकि यहाँ कानून नाम की कोई चीज़ ही नहीं और वो लोग दरिंदा सिफत है। हकीकत तो ये थी कि ये खित्ता बहुत ही मुहज़्ज़ब था, लाकानूनियत नाम की कोई चीज़ नहीं थी। क्योंकि यहाँ कई रियासतें थीं और उन तमाम रियासतों में एक मुनज़्ज़म निज़ाम अदल था। जो लोग इसको यागिस्तान के नाम से पुकारते थे उनको या तो इस इलाके से वाक़फ़ियत नहीं थी या वो बुग़्ज़ में उसको बदनाम करना चाहते थे। इसलिए बाहर के लोगों की जानिब से इस खित्ते को यागिस्तान के नाम से याद किया जाता था। इसलिए इस खित्ते को दर्दिस्तान, बलोरिस्तान और शुमाली इलाक़ाजात के नाम से याद किया गया है, जबकि अब इसको गिलगित बल्तिस्तान के नाम से याद किया जाता है। जैसा कि ऊपर जिक्र किया गया है कि ये खित्ता कई सालों तक अग़ियार के ज़ीरे नगीर रहा।
मौरखीन के मुताबिक 645 में चीन से ताल्लुक़ रखने वाला ज़ाइर शुआनज़ेंग का यहाँ से गुजर हुआ। वो ज़ियारत के लिए हिंदुस्तान जा रहे थे। चीन के टैंग सल्तनत के रिकॉर्ड के मुताबिक 600 और 700 सदी में इस खित्ते में बुद्ध मत की सल्तनत रही, जिसको बोलूद, पालोला, पाटोला या बालोर कहा जाता था। कहा जाता है कि ये रियासत पालोला शाही थी, जिसका तज़किरा ब्राह्मी इंस्क्रिप्शंस में किया गया है, और ये लोग विजरियाना बुद्ध मत के अक़ीदतमंद थे। मौरखीन के मुताबिक चीन की ज़बान में गिलगित को छोटा पालोला के नाम से याद किया जाता था, जबकि बल्तिस्तान को बड़ा पालोला कहा जाता था। मौरखीन के मुताबिक 600 सदी में टैंग मिलिट्री कैंपेन की वजह से मगरबी तर्किक खागानाइट की शिकस्त के बाद गिलगित चीन के तसल्लुत में आ गया। 600 सदी के आखिरी अदवार में तिब्बत के उभरने वाली सल्तनत ने इस इलाके को दोबारा चीन से छीनने की कोशिश की। बहरहाल मगरिब में उमैयद और अब्बासीद खिलाफत के बढ़ते हुए असर और रसूख की वजह से तिब्बत की सल्तनत को मजबूरन इस्लामी खिलाफतों का इत्तेहादी होना पड़ा। इसके बाद 700 सदी तक इस इलाके पर तसल्लुत के लिए चीनी अफवाज और तिब्बत की सल्तनत और उनके इत्तेहादियों के दरमियान कई मुआरके भी हुए। कहा जाता है कि इस दौरान गिलगित के हुक्मरानों ने अरब ताकतों से बचने और उनके साथ मुकाबले के लिए टैंग चाइनीज सल्तनत के साथ इत्तेहाद किया। छः 644 और 655 के दौरान नवासुरंद रातिया नांदिन गिलगित के पालोला शाही सल्तनत के बादशाह रहे। इसके दौर सल्तनत में तहरीर शुदा कई इंस्क्रिप्शंस यानी तहरीरी नमूने दरियाफ्त किए गए। उन तहरीरी नमूनों में दनियोर राग इंस्क्रिप्शंस भी शामिल है। चीन की अदालती रिकॉर्ड के मुताबिक 717 और 719 में ग्रेट पालोला यानी बल्तिस्तान के उस वक्त के बादशाह सू फू शी ली चीलिनी चीन की इंपीरियल कोर्ट यानी शाही दरबार गए। कहा जाता है कि 719 और 720 तक लद्दाख, जिसे मर्द कहा जाता था, तिब्बत की सल्तनत का हिस्सा बना।
उस वक्त बल्तिस्तान में बुद्ध मत के पैरोकार थे और संस्कृत उनकी रिटन लैंग्वेज थी। 720 में पालोला यानी गिलगित के बादशाह सुरेंद्रातिया भी चाइनीज इंपीरियल कोर्ट यानी चीनी शाही दरबार गए। चाइनीज रिकॉर्ड के मुताबिक उनको ग्रेट पालोला यानी बल्तिस्तान के शहंशाह के तौर पर याद किया गया, लेकिन मौरखीन के मुताबिक इसका इल्म नहीं कि उस वक्त गिलगित बल्तिस्तान की ज़ीरे नगीन रहा हो। मौरखीन के मुताबिक शहंशाह चीन ने कश्मीर के महाराजा को भी चंद्रापेदा यानी किंग ऑफ कश्मीर के लक़ब से नवाजा। कहा जाता है कि 721 और 722 तक बल्तिस्तान सल्तनत तिब्बत के ज़ीरे असर आ गया। 721 और 722 में तिब्बत की सल्तनत ने गिलगित या ब्रोजा यानी यासीन पर कब्जे की भी कोशिश की, मगर वो इसमें नाकाम रही। कहा जाता है कि यासीन को ब्रोजा इसलिए कहा गया है कि यहाँ पर ब्रुशो रिहाइश पजीर थे। चाइनीज रिकॉर्ड के मुताबिक उस वक्त छोटे पालोला यानी गिलगित में मोचिंगमिंग बादशाह थे। उन्होंने चीनी दरबार तक रसाई की और तिब्बत के हमलों के खिलाफ चीनी अफवाज की मदद मांगी। 723 और 728 के दौरान कोरिया के एक जायर हाइचो का इस खित्ते से गुजर हुआ। 737 और 738 में तिब्बत की फौज ने शहंशाह में अगडसोम के दौर में मिनिस्टर बेल केसांग डोंगडसाप की सरबराही में छोटे पालालू यानी गिलगित पर कब्जा कर लिया। लेकिन 747 में चीनी फौज ने एथनिक कोरियन कमांडर गाओ शियांगजी की सरबराही में तिब्बत अफवाज को शिकस्त देकर उनसे छुड़ा लिया। इसके बाद 753 में चीनी फौज ने फौजी गवर्नर फेंग चांगकोंग की सरबराही में हमला करके ग्रेट पालोला यानी बल्तिस्तान पर कब्जा कर लिया। लेकिन 755 में अनलुशान बगावत की वजह से टैंग चाइनीज फोर्सेस को निकलना पड़ा, जिसके बाद उनका असर सेंट्रल एशिया और गिलगित बल्तिस्तान में ख़त्म हो गया। इसके बाद इलाके का कंट्रोल तिब्बत की सल्तनत के पास आ गया। मौरखीन के मुताबिक तर्किक कबाइल 7वीं सदी में गिलगित आए और उस वक्त वो पारसी थे।
वो आग की पूजा करते थे। कहा जाता है कि गिलगित बल्तिस्तान में इस्लाम 14वीं सदी में ईरान, अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया से आए हुए सूफियों के जरिए आया। उन सूफियों में से ज्यादा मशहूर सैयद अली हमदानी थे, जो कश्मीर के रास्ते बल्तिस्तान आए और इस्लाम की तबलीग की। इसी सदी में ही तराखान रूलर्स के जरिए गिलगित के मुख्तलिफ इलाकों में इस्लाम फैल गया था। गिलगित बल्तिस्तान में कई रियासतें थीं, लेकिन उनमें सिकरदो की रियासत मकपून और रियासत हुंजा बहुत मशहूर रियासतें थीं। सिकरदो के मकपूनों ने खुसूसन अली शेर खान अंचन के दौर में लद्दाख और चित्राल को गिलगित बल्तिस्तान में शामिल कर लिया। कहा जाता है कि शेर खान अंचन का दरबार मुगलिया के साथ अहम रवाबित थे। मौरखीन के मुताबिक अंचन हुक्मरानों के दौर में इस खित्ते में खुशहाली का दौरा था। उनके दौर में फने मौसीकी, स्पोर्ट्स और मुख्तलिफ किस्म के आर्किटेक्चर्स पर भी काफी काम हुआ। इन्होंने गिलगित रीजन में पोलो भी मुतारुफ कराया। इन्होंने इंडियन म्यूजिक के लिए म्यूजिशियन के एक ग्रुप को दिल्ली भिजवा दिया, जिसकी वजह से मुगल आर्किटेक्चर्स के बाइस इलाके की आर्किटेक्चर भी काफी हद तक मुतासिर हो गई। जाता है कि बल्तिस्तान की पॉपुलर लिटरेचर पर बाद के आने वाले अंचनों खुसूसन अब्दुल खान का बहुत ही असर रहा। ये बल्तिस्तान में मेजोस के नाम से अब भी मशहूर है, जिसका मतलब इंसान खोर है। मकपूनों के आखिरी बादशाह अहमद शाह ने 1811 और 1840 तक बल्तिस्तान पर हुक्मरानी की। उस वक्त तक चित्राल, गिलगित और हुंजा आज़ाद रियासतें बनी थी। मौरखीन के मुताबिक श्री बतत की वफात से कबल शीन कबीले के चंद ग्रुप्स ने गिलगित बल्तिस्तान से हिजरत करके दराज और खरमंग में खुद को आबाद किया। इस इलाके में आज तक दर्दिक लोगों ने दर्द कल्चर और शेनाज ज़बान को जिंदा रखा है। मकपून सल्तनत का आखिरी ताजदार अहमद शाह 1845 में लासा के जेल में इंतकाल कर गया। मौरखीन के मुताबिक
1839 में डोगरा कमांडर जोरावर सिंह ने बल्तिस्तान के खिलाफ एक मुहिम शुरू की। 1840 में इन्होंने सिकरदो को फतह किया और इसके हुक्मरान अहमद शाह को गिरफ्तार कर लिया। जोरावर सिंह ने अहमद शाह को मगरबी तिब्बत पर हमले में साथ देने पर भी मजबूर कर लिया। जोरावर सिंह ने भगवंत सिंह को सिकरदो का एडमिनिस्ट्रेटर मुकर्रर किया, लेकिन कुछ सालों बाद ही अली खान ऑफ रोंदो, हैदर खान ऑफ शिगर और दौलत खान ऑफ खपुलो ने बल्तिस्तान में डोगरा के खिलाफ कामयाब बगावत करके सिकरदो में डोगरा कमांडर भगवंत सिंह को पकड़ लिया। में डोगरा कमांडर वसीर लखपत ने अकार तक्षु के अली शेर खान III की मदद से बल्तिस्तान पर दूसरी मर्तबा कब्जा कर लिया। इस दौरान बहुत ही जंगो जदल के बाद खरपुचो किले पर भी इन्होंने कब्जा किया। डोगरा राज के खिलाफ बगावत करने वाले हैदर खान ऑफ शिगर को इस दौरान गिरफ्तार किया गया और वो इसी दौरान ही इंतकाल कर गए। इस मौके पर गोसाउन को बल्तिस्तान का एडमिनिस्ट्रेटर मुकर्रर किया गया और 1860 तक पूरा गिलगित बल्तिस्तान सिख और बाद में डोगरा के ज़ीरे नगीन रहा। सिख वार में सिखों को शिकस्त के बाद ये खित्ता जम्मू व कश्मीर के ज़ीरे तसल्लुत रहा। महाराजा गुलाब सिंह और रणबीर सिंह को गिलगित, हुंजा और नगर पर तसल्लुत जमाने में काफी टाइम लगा। वो 1870 तक सिर्फ गिलगित टाउन पर अपना इख्तियार हासिल करने में कामयाब हो गए। उस वक्त तक ये इलाका बरतानवी असर में नहीं आया था। पहले बरतानवी ऑफिशियल्स जिसने इस रीजन का दौरा किया वो G.T. वाइन था। बल्तिस्तान के राजा के एतमाद हासिल करने में कामयाब हो गए। इन्होंने अपने मिशन के दौरान सिर्फ बल्तिस्तान के राजा का एतमाद हासिल नहीं किया, बल्कि वो काफी नवादिरात यानी एंटीक्स और मैन्युस्क्रिप्ट्स हासिल करने में भी कामयाब हो गया। इंडियन गवर्नमेंट ने 1885 में एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स अमल में लाए। 1889 में बरतानिया को इस इलाके में आने के लिए रास्ता हमवार करने की खातिर गिलगित एजेंसी का क़याम अमल में लाया गया, जिसका मकसद चाइनीज सिंकियांग और दीगर जगहों में रूस की बढ़ती हुई असर और रसूख और उसकी एक्टिविटीज यानी सरगर्मियों पर नजर रखना था।
इसके अलावा बरतानिया को एक दिफाई बफर देना भी था। तारीख में इसको ग्रेट गेम के नाम से याद किया जाता है। बरतानिया चीन के सूबा सिंकियांग में रूस के बढ़ते हुए असर और रसूख से ज्यादा खौफजदा था। 1935 में महाराजा हरि सिंह ने गिलगित एजेंसी को वसअत देते हुए गिलगित वजारत को 8 साल की लीज पर 75,000 रुपए के एवज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हवाले कर दिया। इस लीज ने बरतानवी हुकूमत को इस खित्ते की दिफा, कम्युनिकेशंस और फॉरेन रिलेशंस का पूरा इख्तियार दे दिया। कश्मीरी स्टेट के पास सिर्फ सिविल एडमिनिस्ट्रेशन ही बाकी रही। दूसरी जंग अजीम के बाद बरतानवी सल्तनत बुरी तरह कमजोर हो गई। असर और रसूख में कमी के बावजूद बरतानवी हुक्मरानों ने बहुत ही चालाकी के साथ मामलात को निपटाया। इन्होंने बरतानवी सल्तनत में शामिल सल्तनतों को 2 ऑप्शंस दिए, जिसके मुताबिक उन स्टेट्स को नई बनने वाली रियासतों यानी इंडिया और पाकिस्तान में से किसी एक को मुंतखब करने के लिए कहा गया। 1947 में माउंटबेटन ने इस लीज को टर्मिनेट यानी खत्म करने का फैसला किया। शुरू ही से गिलगित बल्तिस्तान के लोग खुद को कश्मीरियों से बिल्कुल अलग नस्ल की कौम समझते हैं और शुरू ही से कश्मीरियों की जानिब से उन पर हुक्मरानी के शदीद मुखालिफ रहे हैं। यहाँ तक कि कश्मीरी हुक्मरानों को हकारत की निगाह से देखा गया है। मेजर ब्राउन ने, जो गिलगित स्काउट्स में महाराजा कश्मीर के कमांडर थे, महसूस किया कि गिलगित को कश्मीर के हवाले करना सबसे बड़ी गलती होगी। जब वो गिलगित स्काउट्स के जवानों से मिले तो इन्हें अंदाजा हो गया कि ये जवान कश्मीर और कश्मीर से मुतल्लिक हर चीज को कितना नापसंद करते हैं और वो बरतानवी हुकूमत के ज़ीरे नगीं भी रहकर कितने खुश थे। उनके ख्याल में बगैर किसी शर्त के गिलगित बल्तिस्तान और यहाँ के लोगों को कश्मीर के हवाले करके बहुत बड़ा दगा किया गया। हालात से खूब फायदा उठाते हुए गिलगित बल्तिस्तान के लोगों ने बगावत शुरू की। गजर के लोगों ने सबसे पहले अलम बगावत बुलंद किया। इसके बाद पूरे रीजन के लोग महाराजा की हुकूमत के खिलाफ उठ खड़े हो गए। बरतानिया ने फिर इस जंग में अहम किरदार अदा किया। जब 26 अक्टूबर 1947 में महाराजा कश्मीर को इंडिया के साथ इल्हाक के फैसले पर ट्राइबल लोगों की जानिब से मुखालिफत का सामना करना पड़ा, तो उस वक्त गिलगित बल्तिस्तान के लोगों ने इंडिया के साथ इल्हाक की बिल्कुल हिमायत नहीं की। कश्मीर से गिलगित बल्तिस्तान के लोगों की नफरत देखते हुए मेजर ब्राउन ने भी बगावत करते हुए 1 नवंबर 1947 को गवर्नर गनसारा सिंह को माजूल कर दिया।
मौरखीन के मुताबिक बगैर खून खराबे से पाया तकमील तक पहुंचने वाली इस बगावत को मेजर ब्राउन की जानिब से प्लान किया गया था और इसका कोड नाम दत्ता खेल रखा गया था। मौरखीन के मुताबिक 2 नवंबर 1947 को स्काउट्स लाइन्स में पाकिस्तान का झंडा लहराने के बाद एक अबूरी हुकूमत कायम की गई और शाह रईस खान को इसका सदर मुकर्रर किया गया। मिर्जा हसन खान को कमांडर इन चीफ का ओहदा दिया गया, जबकि मेजर ब्राउन को मिलिट्री एडवाइजर का ओहदा दिया गया। मौरखीन के मुताबिक मेजर ब्राउन ने इससे कबल ही खान अब्दुल कयूम खान को टेलीग्राफ करके इस खित्ते को अपने तसल्लुत में लेने के लिए कहा था, जिसकी वजह से पाकिस्तानी पॉलिटिकल एजेंट खान मोहम्मद आलम खान ने 16 नवंबर को गिलगित में अपना चार्ज संभाल लिया। 18 नवंबर 1947 को अबूरी हुकूमत ने पॉलिटिकल एजेंट से मुलाकात की दरख्वास्त की और इस बात पर जोर दिया कि तमाम काम अबूरी हुकूमत के मशवरे से अमल में लाया जाए। इस दौरान ये भी डिमांड किया गया कि ये दोनों ब्रिटिश ऑफिसर्स को माजूल करके उनके जगह में गिलगित के लोगों को लगाया जाए। मेजर ब्राउन के मुताबिक आलम ने उनको बताया, आप बेवकूफों का एक हुजूम है जिसको एक पागल आदमी ने रास्ते से बेगाना किया है। मैं 1 मिनट के लिए भी इस बेवकूफी को बर्दाश्त नहीं करूंगा। अगर इंडियन आर्मी आप पर हमला करती है, पाकिस्तान की जानिब रोते हुए मदद की अपील करने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि आपको मदद नहीं मिलेगी। आलम खान के साथ होने वाले इस मुकालमे के बाद अबूरी हुकूमत मादूम पड़ गई, जिससे मुकम्मल तौर पर वाज़ा हो गया कि ये सपोर्ट अपनी जाती मुफाद के लिए थी। इस अबूरी हुकूमत ने मुश्किल से 16 दिन गुजार ली। मौरखीन के मुताबिक ये अबूरी हुकूमत अवाम में इतना मकबूल नहीं थी। इस बगावत में सिर्फ मिलिट्री लीडर्स ही ज्यादा सरगर्म रहे थे, जबकि लोगों की शमूलियत न होने के बराबर थी। हसन दानी के मुताबिक इस बगावत में अलबत्ता अवाम की अक्सरियत शामिल नहीं थी, लेकिन गिलगित बल्तिस्तान की अक्सर अवाम महाराजा कश्मीर की हुकूमत को पसंद नहीं करते थे, इसकी हुकूमत से नफरत करते थे और वो पाकिस्तान के साथ होने के ख्वाहा थे। स्कॉलर अयूब बंगश के मुताबिक शिलास, कोह गजर, इश्कोमन, यासीन, पुनियाल, हुंजा और नगर के लोग बाई चॉइस पाकिस्तान के साथ हो गए। गिलगित के कमान संभालने के बाद गिलगित स्काउट्स और आजाद इरेगुलर्स ने बल्तिस्तान और लद्दाख की तरफ पेश कदमी की और मई 1948 में सिकरदो पर कब्जा कर लिया। इन्होंने कामयाबी से न सिर्फ इंडियन रीइंफोर्समेंट को रोका, बल्कि साथ ही साथ दरास और कारगिल पर भी कब्जा कर लिया, जिसकी वजह से लेह लद्दाख तक इंडियन कम्युनिकेशन भी मुनक़ता होकर रह गया। जिसके बाद खिज़ां 1948 में इंडियन फौज ने हमला करके कारगिल डिस्ट्रिक्ट को दोबारा कब्जे में ले लिया। बहरहाल बल्तिस्तान रीजन गिलगित के कंट्रोल में आ गया। यकम जनवरी 1948 में इंडिया ने मसला कश्मीर को अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल में उठाया। अप्रैल 1948 में सिक्योरिटी काउंसिल ने एक करारदाद मंजूर की, जिसमें कहा गया कि पाकिस्तान जम्मू एंड कश्मीर से पीछे हट जाए और इंडिया अपनी फौजों की तादाद को कम से कम कर ले।
इसके बाद लोगों की राय मालूम करने के लिए यहाँ राय हक दही कराई जाए। इसके बाद इंडिया इस बात पर बजिद रहा कि पाकिस्तान पहले जम्मू व कश्मीर से निकल जाए, जबकि पाकिस्तान का मौक़िफ़ है कि कोई गारंटी नहीं कि पाकिस्तान के निकलने के बाद भारत अपनी फ़ौज यहाँ से निकालेगा। इसके बाद से जम्मू व कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान पाकिस्तान के पास है। इससे कबल ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ भी गिलगित बल्तिस्तान में कई जंगें लड़ी गई है, जिनको मुख्तलिफ नामों से याद किया जाता है। उन जंगों में एंग्लो ब्रोशो कैंपेन बहुत ही मशहूर है। मौरखीन के मुताबिक हुंजा नगर कैंपेन, जो 1891 में ब्रिटिश फौज और रियासत हुंजा के दरमियान लड़ी गई, जबकि सेक्रेटरी फॉर स्टेट ऑफ इंडिया मोर्टिमर ड्यूरेंट को गिलगित एजेंसी का एडमिनिस्ट्रेटर मुकर्रर किया गया, तो इन्होंने मीर ऑफ हुंजा से बात करके इस इलाके में टेलीग्राफ और मेल का निज़ाम और सड़कें तामीर करके इस खित्ते को दीगर इलाकों के साथ मिलाया। जब इन्होंने कश्मीर से हुंजा नगर और फिर रूस की सरहदों तक सड़क को कुशादा करने की ख्वाहिश की, तो हुंजा और नगर के मीरों ने इसको खतरा समझा। ख्याल में संगलाख और देवकामत पहाड़ों के बाइस उनको जो कुदरती सिक्योरिटी हासिल है, सड़क की कुशादगी के बाद वो सिक्योरिटी ख़त्म हो जाएगी और वो इनसिक्योर हो जाएंगे। मौरखीन के मुताबिक जब 1890 में ड्यूरेंट को खबर मिली कि हुंजा और नगर से हमला होने वाला है, जिस पर इन्होंने छल्त फोर्ट पर सिक्योरिटी को मजीद सख्त कराया और छल्त फोर्ट तक सड़क की तामीर जारी रखी। मई 1891 में हुंजा और नगर की जानिब से ड्यूरेंट को वार्निंग दी गई कि फोर्ट तक सड़क को तोसी न दी जाए और फोर्ट को फौरन खाली किया जाए। अगर इसको खाली नहीं कराया गया तो ऐलान जंग समझा जाएगा। इसके बावजूद ड्यूरेंट ने छल्त फोर्ट पर सिक्योरिटी को मजीद सख्त करते हुए सड़क की तोसी का काम मजीद तेज कर दिया, जिसको हुंजा और नगर ने ऐलान जंग तस्वुर किया और चाइनीज तुर्कमानिस्तान में मुकीम ब्रिटिश रेजिडेंट के मेल को भी अपने इलाके यानी हुंजा और नगर से गुजरने नहीं दिया, जिसको ब्रिटिश इंडिया ने 1899 में हुंजा के साथ होने वाले मुआहिदे की खिलाफ वर्जी समझा, जिसके बाद ब्रिटिश इंडिया ने वार्निंग दे दी। मौरखीन के मुताबिक जब इस वार्निंग को नजरअंदाज किया गया तो 1891 में एंग्लो ब्रोशो कैंपेन यानी जंग का आगाज हो गया। चिलास हमला 1889 में ब्रिटिश ने गिलगित एजेंसी का क़याम दोबारा अमल में लाया। इसका मकसद इस खित्ते में एम्पायर की मौजूदगी को यकीनी बनाना था, जहां ब्रिटिश इंडिया की सरहदें चीन और रूस से मिलती थी।
कई साल तक इस खित्ते को महाराजा कश्मीर की डोमिनियन के तौर पर याद किया जा रहा था और गिलगित बल्तिस्तान के बड़े बड़े गांव में कश्मीरियों की छावनियां भी बनाई गई थी, जहां पर वो बरतानिया की जानिब से एजेंसी के क़याम के बाद भी रहे। 1891 की हुंजा कैंपेन से ये बात रोज रोशन की तरह अयां हो गई थी कि इस खित्ते में बरतानिया की दिलचस्पी बहुत बढ़ गई है। इसलिए अंग्रेजों को यहाँ से कश्मीर तक रास्ते में पोस्टों का एक नेटवर्क कायम करना बहुत ही जरूरी हो गया था। चिलास जुनूब की तरफ रास्ते में वाहिद जगह थी जो गिलगित से तकरीबन 120 किलोमीटर के फासले पर वाक़ा था। पोस्ट कायम करने के लिए बहुत ही मौजूद था क्योंकि दीगर जगहों से राब्ते के लिए या लॉन्ग चेन ऑफ कम्युनिकेशन को लिंक करने के लिए बहुत ही अहम था। चिलास के लोग पहले से ही बाहर के लोगों की जानिब से उनके इलाके में मुदाखलत के हवाले से खौफ और तशवीश में मुब्तला थे। वो कभी गैरों की जानिब से उनके इलाके पर कब्जे और यहाँ तक कि उनके इलाकों में गैरों की मौजूदगी को भी पसंद नहीं करते थे। माजी में कई दफ़ा कश्मीरियों ने चिलास पर बरतानिया की मदद से हमले किए थे। और उन हमलों के मिले जुले नताइज बरामद हुए थे। 1892 और 1893 में हालात खराब होने की वजह चिलास में गैर लोगों की मौजूदगी और 1891 में हुंजा पर बरतानिया की जानिब से हमला बनी। चिलासी अपनी आज़ादी खोने की फिक्र में थे, जिसकी वजह से नए एजेंट लेफ्टिनेंट कर्नल ज्यूरेंट को चिलासियों के साथ दोस्ताना ताल्लुकात इस्तिवार करने में शदीद दुश्वारी का सामना करना पड़ा। 11 नवंबर 1892 में सर्जन मेजर जॉर्ज रॉबर्टसन की सरबराही में एक छोटी कश्मीरी फोर्स को गौर भेज दिया ताकि वो चिलासियों से बात करके उन पर हमलों को रोके और साथ ही साथ चिलासियों से उनके इलाके से गुजरने के लिए रास्ता हासिल कर सके। मगर चिलासियों ने इस फोर्ट पर हमला किया और सख्त मुकाबले के बाद इस फोर्स को निकाल बाहर किया गया। बाद में इसी महीने में ही और इसी मुकाम पर एक और मुकाबला हुआ जब अंग्रेजों को अंदाजा हो गया कि चिलासी कश्मीर और इंडिया को मिलाने वाला वाहिद रास्ता ब्लॉक करने में कामयाब हो गए हैं, जिस पर अंग्रेजों ने ताकत के जरिए रास्ता छुड़ाने का फैसला कर लिया।
30 नवंबर को रॉबर्टसन ने चिलास फोर्ट पर कब्जा कर लिया और लोगों की जानिब से हकारत का बदला लेने के लिए इन्होंने पूरे गांव को आग लगाकर खाकिस्तर करने का हुक्म दिया। इस खौफनाक रवैये के बाद दीगर कबाइल के लोगों ने खुद को बरतानिया के सुपुर्द कर दिया। इसके बाद सेकंड कश्मीरी राइफल्स के 3000 जवानों को एक बरतानवी ऑफिसर मेजर ओरियल डेनियल की सरबराही में चिलास फोर्ट में छोड़ दिया गया और खुद कम्युनिकेशन लाइन की हिफाजत की खातिर दरियाए सिंध के साथ पोस्ट कायम करने के लिए रवाना हो गए। चंद माह तक चिलासियों की जानिब से गैर मुकामी लोगों और उनकी छावनियों के खिलाफ दोबारा उठ खड़े होने की अफवाहें गर्दिश करती रहीं। उनको अंदाजा हो गया था कि शब बारात के मौके पर चिलासियों की जानिब से हमला मुमकिन है। 4 मार्च 1893 की रात तक कुछ नहीं हुआ, लेकिन उस रात को फायरिंग से पता चला कि कबायली लश्कर ने इस गांव को घेरे में ले लिया है। बाद में पता चला कि उनकी तादाद तकरीबन 1600 थी और चिलासियों के अलावा दीगर इलाकों से भी लोग मौजूद थे। इस फोर्ट की हिफाजत के लिए जो पेट्रोल ड्यूटी पर मामूर थी वो छुट्टी पर गई थी, जिसकी वजह से फोर्ट को करीब से निशाना बनाना चिलासियों के लिए आसान हो गया था। कानवाई ड्यूटियों के बाइस फोर्ट में सिर्फ 270 आदमी रह गए थे, लेकिन फायरिंग की आवाज की वजह से वो बिल्कुल चौकन्ना हो गए थे। फोर्ट के अंदर से होने वाली फायरिंग ने हमला आवरों को करीब आने से रोका था। सुबह होने से कबल ही तकरीबन 3:30 में मेजर डेनियल ने लेफ्टिनेंट FJ मोबर्ली को 35 कश्मीरी फौज के साथ भेज दिया। और इस तबाहशुदा गांव से उन लोगों यानी चिलासियों को निकाल बाहर करने का हुक्म दिया। कम तादाद के बाइस चिलासियों को वहां से निकालने में नाकाम हो गए, जबकि इस दौरान मुबर्ली जख्मी भी हो गए। मुबर्ली की फौज ने दोबारा फोर्ट हासिल की, लेकिन चिलासियों ने चंद घंटों तक शदीद गोलाबारी जारी रखी, मगर वो फोर्ट को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा सके। इस मौके पर मेजर डेनियल ने गांव पर दोबारा हमले की सरबराही खुद करने का फैसला किया और इस सिलसिले में फोर्ट की सिक्योरिटी पर मामूर ज्यादा से ज्यादा फौजी जवानों को अपने साथ ले जाने के लिए उनको स्पेयर करने की अजहद कोशिश की। इसके बाद वो सुबह 9 बजे सिर्फ 140 जवानों के साथ चिलासियों पर हमले के लिए निकल गए और जो किले में पीछे रह गए थे इन्होंने मुसलसल फायरिंग का सिलसिला जारी रखा और करीबी पहाड़ियों पर जो स्नाइपर्स थे उन पर भी जवाबी हमला करते रहे।
मेजर डेनियल ने सूबेदार मैन सिंह को गांव के एक हिस्से पर हमले के लिए एक ग्रुप के साथ भेज दिया और वो खुद दूसरी तरफ एक ग्रुप के साथ रवाना हो गए। बहरहाल चिलासियों ने मेजर डेनियल और इसके ग्रुप को अपने मुहासरे में ले लिया। इस दौरान मेजर डेनियल हलाक हो गया, जबकि इसके ग्रुप के आधे से ज्यादा नौजवान या तो हलाक हो गए या जख्मी। इस दौरान कश्मीर के सीनियर फौजी अफसर भी हलाक हो गए। इस दौरान जमादार गन सिंह अपने साथियों समेत दोबारा किले पहुंचने में कामयाब हो गया। इसके बाद लड़ाई तकरीबन 3 घंटे तक मुसलसल जारी रही, जिसकी वजह से छावनी में मौजूद 20 से ज्यादा अफराद हलाक और 30 जख्मी हो गए। इसके बाद बाकी पूरे दिन और अगली रात फोर्ट पर हमला जारी रहा। मौरखीन के मुताबिक कश्मीरी फोर्सेस ने बुरी हालत में होने के बावजूद चिलास के लोगों को इस हमले में ज्यादा नुकसान पहुंचाया था। इसके बाद फोर्ट की दीवारों के साथ सिक्योरिटी मजीद सख्त कर दी गई, जबकि 3 आदमियों को बोंजी रवाना कर दिया गया। ताकि वहां से मजीद जवानों को लाया जा सके। सुबह तक चिलासी वहां से निकल गए थे। मुबरली अपनी फौजियों के थक हारने की वजह से सुबह तक बाहर नहीं निकले थे, लेकिन तकरीबन 1 बजे एक चिलासी को इन्होंने पकड़ा तो इसने तस्दीक की कि चिलासी कबाइल गांव से निकल गए हैं। 9 मार्च को बोंजी से फौजी इमदाद भी आ गई। इसके बाद गिलगित से सिखों की एक छोटी फोर्स और हथियार भी पहुंच गए। मौरखीन के मुताबिक 5 मार्च तक चिलासियों को भी काफी नुकसान पहुंचा था। उनके तकरीबन 350 जवान जाबहक और कई जख्मी हो गए थे। इन्होंने मजीद लड़ाई नहीं की। अक्टूबर तक 23वां पायोनियर भी पहुंच गई। इलाका पहले की निस्बत बिल्कुल खामोश हो गया, जिसकी वजह से पायोनियर ने किले को दोबारा मजबूती के साथ तामीर किया ताकि कश्मीरी फौज की 2 कंपनीज 2 माउंटेन गन्स के साथ हमेशा के लिए रह सके। इसके बाद चिलास में कभी हालात खराब नहीं हो गए। जैसा कि पहले जिक्र किया गया है कि गिलगित में महाराजा गवर्नर गनसारा सिंह को माजूल करके एक अबूरी हुकूमत कायम की गई। मौरखीन के मुताबिक गिलगित से डोगरा राज के खात्मे और गनसारा सिंह को माजूल कराने में कर्नल मिर्जा हसन खान का बहुत अहम किरदार रहा है। कहा जाता है कि मिर्जा हसन खान को अक्टूबर 1947 में फौजी दस्तों के साथ गिलगित भेज दिया गया ताकि वो गवर्नर गनसारा सिंह की मदद करे।
क्योंकि गवर्नर गिलगित स्काउट्स के जवानों की वफादारी के हवाले से मशकूक था। मिर्जा हसन खान ने गिलगित में गवर्नर गंसारा सिंह की हिमायत की बजाय विलियम मेजर ब्राउन के साथ मिलकर गवर्नर को माजूल किया, जिसके बाद फिर अबूरी हुकूमत कायम की गई। कुछ मौरखीन के मुताबिक मेजर ब्राउन से कहा गया कि चूंकि वो मुसलमान नहीं, इसीलिए वो इस हुकूमत में कोई बड़ा ओहदा नहीं ले सकते। कुछ अकाउंट्स के मुताबिक पॉलिटिकल एजेंट मोहम्मद आलम खान ने 16 अक्टूबर को आके ही अबूरी हुकूमत को डिसमिस यानी ख़त्म किया। इसके बाद मिर्ज़ा हसन खान को बोंजी सेक्टर के लिए मिलिट्री गवर्नर मुकर्रर किया गया। 19 जनवरी 1948 को पाकिस्तान ने मेजर ब्राउन को ओहदे से हटाते हुए मेजर मोहम्मद असलम खान को गिलगित स्काउट्स का कमांडर तैनात किया। मेजर असलम ने 400 नौजवानों पर मुश्तमिल 3 विंग्स बनाए, जिनको आइबेक्स फोर्स, टाइगर फोर्स और एस्किमो फोर्स का नाम दिया गया। मिर्ज़ा हसन को टाइगर फोर्स का इंचार्ज मुकर्रर किया गया। मौरखीन के मुताबिक मिर्ज़ा हसन खान ने 1957 में गिलगित लीग के नाम से एक सियासी तंजीम बनाई, जो गिलगित में सबसे पहली सियासी पार्टी थी। इस पार्टी ने गिलगित बल्तिस्तान में सियासी आज़ादी, जमहूरी हुकूक और FCR के खात्मे का मुतालबा किया। अयूब खान के मार्शल लॉ के दौरान इस पार्टी पर पाबंदी आयद की गई। इसके बाद मिर्ज़ा हसन खान ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। सियासी इख्तिलाफात की वजह से 1973 में भुट्टो की हुकूमत ने मिर्ज़ा हसन खान को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया। मिर्ज़ा हसन खान 1919 को गिलगित में पैदा हुए थे। उनके वालिद मिर्ज़ा ताज मोहम्मद खान गिलगित के रूनो फैमिली से ताल्लुक़ रखते थे, जबकि उनकी वालिदा का ताल्लुक नगर से था। मिर्ज़ा हसन खान ने इब्तिदाई तालीम गिलगित में हासिल की। इसके बाद वो श्रीनगर गए। इस दौरान उनके वालिद का इंतकाल हो गया और वजीर मीर हुसैन शाह उनको बोंजी ले गए। इन्होंने वहाँ GV हाई स्कूल में तालीम हासिल की और तमाम डिस्ट्रिक्ट में टॉप किया। इसके बाद इन्होंने श्रीनगर में श्री प्रताप कॉलेज में दाखिला लिया। कॉलेज में दाखिले के दौरान वो फौज में भर्ती होने के लिए गए, लेकिन कर्नल मिर्ज़ा फ़कीरुल्लाह के मशवरे पर इन्होंने आर्मी में किंग्स कमीशन के लिए अप्लाई किया। 1937 और 1938 में दरादन में इंडियन मिलिट्री एकेडमी में तालीम हासिल की। इसके बाद इन्होंने जम्मू और कश्मीर स्टेट्स फोर्स में शमूलियत इख्तियार की।